हाय फ्रेंड्स, मैं शुभम आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इजी गूगल टू शुभम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी के चाहतों के अनुसार मैं स्क्रीन पर आ चुका हूं और आज से हम लोग जीएस सेक्शन को पढ़ेंगे। तो दोस्तों, यदि आप भी किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे YouTube चैनल इजी गूगल टू शुभम को जरूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्राचीन इतिहास के बारे में। यानी यह मेरे द्वारा अपलोड किया गया पहला वीडियो होगा, जिस वीडियो में मैं आप सभी को इतिहास की उत्पत्ति, इतिहास का पिता एवं इतिहास के विभाजन के बारे में अच्छे से डिटेल से बताएंगे। उन सभी प्रश्नों को भी बताएंगे जो कभी न कभी परीक्षाओं में पूछे गए होंगे या पूछे जाएंगे या पूछे जाते हैं। तो चलिए अब हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे आप हेडिंग ही देख रहे हैं, प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास का हम लोग शुरुआत कर रहे हैं और हम लोग एक विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। इस तरह से पढ़ेंगे कि परीक्षाओं में यदि प्रश्न आए तो इस वीडियो में से प्रश्न बाहर न जाए। तो चलिए देखते हैं। तो प्राचीन इतिहास इंग्लिश में क्या कहेंगे? एंशिएंट हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री का मतलब होता है प्राचीन इतिहास, प्राचीन पुराना इतिहास। प्राचीन इतिहास, एंशिएंट हिस्ट्री। दोस्तों, यदि हम हिस्ट्री शब्द के बारे में बात करें, या जो हिस्ट्री शब्द लिखा हुआ है, यदि हम हिस्ट्री शब्द के बारे में बात करें तो हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति, ठीक ना, हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी भाषा से नहीं हुई है। भले इंग्लिश में हम लोग हिस्ट्री को या हिस्टोरी को इतिहास कहते हैं, लेकिन हिस्टोरी या हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के, एक भाषा थी यूनानी। यूनान का नाम सुने ना? यूनान दोस्तों एक देश है। यूनान को वर्तमान में ग्रीस कहते हैं, उसकी राजधानी एथेंस है। तो हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के हिस्टोरिया से हुई। किससे हुई दोस्तों? हिस्टोरिया। हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के हिस्टोरिया शब्द से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है खोज से प्राप्त ज्ञान। खोज से प्राप्त ज्ञान क्या होगा दोस्तों? खोज से प्राप्त ज्ञान। कहने का मतलब हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के हिस्टोरिया शब्द से हुई, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है खोज से प्राप्त ज्ञान। इतना तो क्लियर है। आगे अब दोस्तों, एक व्यक्ति थे, उनका नाम था हेरोडोटस। हेरोडोटस। हेरोडोटस महोदय एक इतिहासकार थे। इतिहासकार कहने का मतलब इन्होंने इतिहास पर बातें की, इतिहास पर चर्चाएं की। और ये जो हेरोडोटस महोदय हैं, यह यूनान के रहने वाले थे। हम अभी बताए हैं आपको कि हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के हिस्टोरिया शब्द से हुई थी, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है खोज से प्राप्त ज्ञान। तो हेरोडोटस महोदय यूनान के थे, और यूनान को तो वर्तमान में ग्रीस भी कहते हैं, ग्रीस ही कहते हैं। तो आपको यही याद रखना है, हेरोडोटस किस देश के थे? यूनान या ग्रीस। दोस्तों, ये जो हेरोडोटस महोदय हैं, जो यूनान या फिर ग्रीस के रहने वाले थे, दुनिया में सबसे पहली बार इतिहास को समझने का प्रयास यदि किसी व्यक्ति ने किया था तो उस व्यक्ति का नाम था दोस्तों हेरोडोटस। यानी इतिहास का पिता, फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहते हैं? तब आपको बताना होगा हेरोडोटस को। किसे कहेंगे? हेरोडोटस कहिए चाहे हेरोडोटस कहिए, बात एक ही है। इतिहास का पिता, फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को या फिर हेरोडोटस को। ऐसा इसलिए कि इतिहास को समझने का प्रयास विश्व में सबसे पहली बार किसी ने किया तो उनका नाम था हेरोडोटस। ठीक है। अब यह इतिहास के पिता हैं, लेकिन इनको भी किसी व्यक्ति ने कहा था कि आप ही हैं इतिहास के पिता। क्यों? क्योंकि इतिहास के प्रति आपने जो कार्य किया है, आप उस लायक हैं, आप उस योग्य हैं कि आपको इतिहास का पिता, फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जा सकता है। और उस व्यक्ति का नाम था दोस्तों सिसरो। क्या नाम रहा? सिसरो। और यह जो सिसरो एक विद्वान थे,
यह सिसरो रोम के रहने वाले थे। इटली की राजधानी रोम है, चूंकि रोम के रहने वाले हैं तो इनको रोमन कहा जाएगा। क्या कहेंगे? रोमन। तो रोमन दार्शनिक सिसरो ने हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा था। कहने का मतलब दोस्तों, रोम इटली की राजधानी है, वहां के एक निवासी थे जो कि दार्शनिक थे, फिलासफर थे। वही दार्शनिक जिनका नाम था सिसरो, उन्हीं ने कहा हेरोडोटस को कि आप ही हैं इतिहास के पिता। यानी हेरोडोटस को भी इतिहास का पिता कहने वाला व्यक्ति कौन है? सिसरो। सिसरो कहाँ के हैं? रोम के हैं। इटली की राजधानी रोम है, जबकि हेरोडोटस कहाँ के हैं? यूनान के हैं। यूनान का वर्तमान नाम ग्रीस है, ग्रीस की राजधानी एथेंस है। क्लियर है दोस्तों? अब एक बार यह भी पूछा गया है कि हेरोडोटस का संस्कृत नाम क्या था। तो हेरोडोटस का संस्कृत नाम था दोस्तों हरिदत्त। क्या नाम था? हरिदत्त। हेरोडोटस का संस्कृत नाम था हरिदत्त, पूछा गया है। इसके अलावा हेरोडोटस महोदय ने अपने जीवन में एक बड़े ही ऐतिहासिक पुस्तक की रचना की थी और उस पुस्तक का नाम था हिस्टोरिका। क्या नाम रहा? हिस्टोरिका। तो यह जो हिस्टोरिका पुस्तक है, इस पुस्तक में भारत के बारे में भी बहुत कुछ बताया गया है। यद्यपि हेरोडोटस ने कभी भी भारत का दौरा नहीं किया था, लेकिन उसके बाद भी हेरोडोटस महोदय ने इस हिस्टोरिका पुस्तक में भारत के बारे में बहुत कुछ इन्होंने लिखा है। हेरोडोटस महोदय ने अपने जीवन काल में एक प्रसिद्ध पुस्तक हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना की। यानी परीक्षाओं में दोस्तों पूछा जाता है कि हिस्टोरिका पुस्तक के लेखक कौन है, तब आपको बताना होगा हेरोडोटस या हेरोडोट्स। उन्हीं का नाम है हेरोडोट्स कहिए चाहे हेरोडोटस कहिए। दोस्तों इस हिस्टोरिका पुस्तक में इन्होंने पेलोफोनेसियन नामक युद्ध को इतिहास का आधार माना था। एक युद्ध है पेलोफोनेसियन नामक युद्ध को इतिहास का आधार माना था। हेरोडोटस ने या हेरोडोटस ने अपने पुस्तक हिस्टोरिका में पेलोफोनेसियन नामक युद्ध का वर्णन किया। इसी युद्ध को उन्होंने इतिहास का आधार माना था। इसी युद्ध को इतिहास का आधार माना है हेरोडोटस महोदय ने। इसके अलावा दोस्तों हेरोडोटस महोदय ने एक उपाधि दी थी मिस्र को। मिस्र एक देश है, मिस्र का नाम सुने हैं क्या? मिस्र को इंग्लिश में इजिप्ट कहते हैं, काहिरा इसकी राजधानी है। चूंकि मिस्र में नील नदी बहती है, तो हेरोडोटस महोदय ने मिस्र के संबंध में एक बात कही थी कि नील नदी का वरदान मिस्र है। यानी मिस्र को नील नदी का वरदान किसने कहा था? तब भी आपको बताना होगा दोस्तों हेरोडोटस। यानी मिस्र को नील नदी का वरदान किसने कहा है? तब भी आपको बताना होगा हेरोडोटस। हेरोडोटस से संबंधित इतने सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि आप यदि किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे द्वारा बताए गए प्रश्नों का नोट्स भी बनाइए। क्यों? क्योंकि ये सब ऐसे प्रश्न हैं जो कभी न कभी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। अब आपको बनाना कैसे है नोट्स, तो मैं आप सभी को समझाता हूं। अभी हमने इतना आपको बताया, इन हेरोडोटस के बारे में बताया, इतिहास की उत्पत्ति के बारे में बताया। मैं क्वेश्चन की तरह कुछ लाइनें बोलूंगा और उन्हीं लाइनों को आप वीडियो को रोक रोक के सुनकर अपना नोट्स तैयार करेंगे। तो दोस्तों मैं बता देता हूं आप सभी को कैसे नोट्स बनाना है। पहले आप सब हेडिंग देंगे प्राचीन इतिहास, इंग्लिश में भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं एंशिएंट हिस्ट्री। इसके नीचे कहीं पे आप लिख सकते हैं कि इतिहास यानी हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के हिस्टोरिया से हुआ, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है खोज से प्राप्त ज्ञान। दूसरी बात, अब एक हेडिंग देंगे हेरोडोटस। हेरोडोटस जहां लिख रहे हैं वहां क्वेश्चन में करेंगे यूनान या फिर ग्रीस भी कर सकते हैं, यदि दोनों कर लेंगे तो अच्छा है। यानी कि इससे यह पता चल जाएगा कि हेरोडोटस किस देश के रहने वाले हैं, तो यूनान के रहने वाले हैं, जिसे वर्तमान में ग्रीस कहते हैं। अब इनके बारे में सारा क्वेश्चन लिखेंगे। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहते हैं। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहने वाले व्यक्ति का नाम था सिसरो। सिसरो कहाँ के थे? तो रोम के थे। इसके अलावा हेरोडोटस ने अपने जीवन काल में बड़े ही ऐतिहासिक पुस्तक की रचना की थी हिस्टोरिका। यानी हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना हेरोडोटस ने की
और इसी पुस्तक में पेलोपोनेशियन नामक युद्ध को इन्होंने इतिहास का आधार माना था। तो अभी तक तो हुआ इतिहास की उत्पत्ति और हेरोडोटस से जुड़ी सारी जानकारियां। यदि आप स्क्रीनशॉट भी लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। तो दोस्तों चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और यह देखते हैं कि इतिहास का विभाजन किस प्रकार से हुआ है, कितने प्रकार से हुआ है। तो मैंने यहाँ पर एक चार्ट बनाया हुआ है जिसमें लिखा है पहले कि इतिहास का विभाजन दोस्तों 3 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। इतिहास का विभाजन पहले तो भाई 3 भागों में इतिहास को बांटा जाता है। इतिहास का विभाजन 3 प्रकार से किया गया है, 3 तरीकों से किया गया। पहला है प्राक या प्रागैतिहासिक काल। क्या है? प्राक या प्रागैतिहासिक काल, जिसे इंग्लिश में प्री हिस्ट्री पीरियड कहते हैं। दोस्तों काल का मतलब होता है समय, वह मिस काल रिसीव काल वाला काल नहीं। काल का मतलब होगा टाइम, पीरियड। तो इंग्लिश में इसे कहते हैं प्री हिस्ट्री पीरियड। प्राक या प्रागैतिहासिक काल को इंग्लिश में कहते हैं प्री हिस्ट्री पीरियड। दूसरा होता है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल को इंग्लिश में कहते हैं प्रोटो हिस्ट्री पीरियड। यहाँ पे था प्री हिस्ट्री पीरियड, यहाँ पे प्रोटो हिस्ट्री पीरियड। और तीसरा विभाजन है उसे कहेंगे ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिकल पीरियड। यहाँ पे प्री या प्रोटो जैसा कुछ नहीं है, हिस्टोरिकल पीरियड मतलब होगा ऐतिहासिक काल। आखिर इतिहासकारों को इतिहास को 3 भागों में विभाजन करने का कारण क्या था? तो दोस्तों अब हम लोग कारण को भी देख लेते हैं। एक चीज दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि यहाँ पर वीडियो में थोड़ा लाइट आ रही होगी। इस प्रकाश की वजह से यदि आपको दिक्कत महसूस हो रही होगी तो मैं एकदम बकायदा इस लाइन को, यहाँ के लाइन को पढ़ भी दूंगा तो आपको दिक्कत नहीं महसूस होगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। जैसा कि पहला है प्राक या प्रागैतिहासिक काल, जिसे इंग्लिश में प्री हिस्ट्री पीरियड कहते हैं। यह कैसा काल है? तो इसमें बताया गया कि एक ऐसा काल, ठीक ना, एक ऐसा काल जिसमें किसी भी प्रकार का लिखित साक्ष्य न मिला हो, यानी वह प्राचीन काल का समय जिस समय में किसी भी प्रकार का लिखित प्रमाण न मिला हो, उसी काल को कहेंगे प्राक या फिर प्राग ऐतिहासिक काल। उसी काल को कहेंगे प्री हिस्ट्री पीरियड। दोस्तों प्राचीन इतिहास में यदि आप चले जाइए, इतिहास के अतीत में आप झांकिए, तो आज के दौर में जो मार्कर आ गया, टच पेन आ गया, पेंसिल रूल कटर आ गए, क्या उस समय लिखावट का कोई माध्यम था क्या? किसी भी प्रकार का माध्यम उपलब्ध नहीं था। दोस्तों यदि आप आज से लाखों साल पहले चले जाएं तो उस समय में क्या किसी भी प्रकार का लिखने का माध्यम, लिखने का साधन था? नहीं दोस्तों। यानी उसी समय को, जिस समय में किसी भी प्रकार का लिखावट का कार्य नहीं हुआ, उसी काल को कहेंगे प्राक या फिर प्राग ऐतिहासिक काल। इंग्लिश में उसे कहते हैं प्री हिस्ट्री पीरियड। यदि एग्जाम्पल को देखें तो एक काल है दोस्तों, इस काल को हम लोग प्राक इतिहास के अंतर्गत ही रखते हैं। इसका नाम है पाषाण काल। नाम सुने हैं क्या? पाषाण काल का मतलब होता है दोस्तों पत्थरों का काल। यानी पाषाण काल वह काल जिसमें मानव ने पत्थर के औजारों को बनाया और पत्थर के औजारों का प्रयोग किया। पत्थर के औजारों के माध्यम से वे लोग शिकार किया करते थे। उन्हें किसी भी प्रकार का भाषा का ज्ञान नहीं था, ना ही किसी भी प्रकार का संस्कृति कल्चर का उनको ज्ञान था। तो दोस्तों पाषाण काल में तो खुद मानव नग्न अवस्था में है, वनों में अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, तो वह लिखेगा पढ़ेगा कहां से? जब उन्हें भाषा का ही ज्ञान नहीं है तो लिखेगा पढ़ेगा कहां से? अर्थात पाषाण काल वह काल है जिसमें मानव का धीरे धीरे विकास हुआ। मानव ने पहिया का आविष्कार किया, मानव ने पत्थर के कई उपकरण बनाए, मानव ने अग्नि का आविष्कार किया, मानव ने पालतू जानवर बनाए, मानव ने कृषि करना शुरू किया। वह काल पाषाण काल मानव के जीवन के उत्थान का काल था। उस काल में दोस्तों मानव ने किसी भी प्रकार का लिखित कार्य नहीं किया था। यही कारण है कि उस काल को पाषाण काल कहते हैं। अब पाषाण काल को इतिहास के किस हिस्से के, किस विभाजन के अंतर्गत रखेंगे, तब आपको बताना होगा। प्राक या प्रागैतिहासिक काल, इंग्लिश में कहेंगे इसे प्री हिस्ट्री पीरियड। क्लियर है? यानी इस तरह से पूछेगा दोस्तों कि पाषाण काल इतिहास के किस विभाजन का हिस्सा है।
तो क्या आप बता सकते हैं क्या? बिल्कुल बता सकते हैं। क्या होगा आंसर? पाषाण काल किसका हिस्सा है? एकदम सही जवाब, प्री हिस्ट्री पीरियड का। किसका? प्री हिस्ट्री पीरियड। दोस्तों मैं तो आप सभी को इसी वीडियो में ही सारा नाम याद करा दूंगा। इतनी बार बोल रहा हूं, इतनी बार उसको रिपीट कर रहा हूं, तो याद तो हो ही जाना चाहिए। कॉम्पिटिटिव तैयारी कर रहे हैं आप सब, नॉर्मल तैयारी थोड़ी है, मामूली लोग थोड़ी हैं आप सब। एक बार दो बार सुनने के बाद कैप्चर, ठीक है। आगे देखते हैं। तो कहने का मतलब दोस्तों, एक ऐसा काल जिसमें किसी भी प्रकार का लिखित साक्ष्य न मिला हो उसे कहेंगे प्राक या प्रागैतिहासिक काल, इंग्लिश में प्री हिस्ट्री पीरियड कहेंगे। प्री हिस्ट्री पीरियड में हम लोग पाषाण काल को देखते हैं। दोस्तों मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो पाषाण काल के ऊपर ही होगा। तो अभी आगे देखते हैं। दूसरा विभाजन है दोस्तों आद्य ऐतिहासिक काल, इंग्लिश में इसे कहते हैं प्रोटो हिस्ट्री पीरियड। क्या कहेंगे दोस्तों? प्रोटो हिस्ट्री पीरियड। यहीं पर लाइट आ रही होगी कैमरे में, परेशानी की बात नहीं है, मैं आप सभी को समझाता हूं, एकदम आसानी से समझ जाएंगे क्योंकि आप सब इजी गूगल टू शुभम चैनल को देख रहे हैं, ठीक है। किसी भी प्रकार का कोई डाउट ही नहीं रह जाएगा। यदि कोई डाउट रहेगा भी तो आप दोस्तों इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट टाइप कर दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में मैं उसका निवारण ही कर दूंगा, ठीक है। देखते हैं। तो दूसरा है दोस्तों आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्ट्री पीरियड। इस काल में बताया गया कि एक ऐसा काल, ठीक ना, एक ऐसा काल जिसमें लिखित साक्ष्य तो मिला हो, ठीक ना, जिसमें लिखित साक्ष्य तो मिला, लेकिन आज तक उस लिखावट को, उस लिखी हुई शैली को कोई पढ़ ही नहीं पाया। उसी काल को, उसी समय को कहेंगे क्या? आद्य ऐतिहासिक काल या प्रोटो हिस्ट्री पीरियड। यहां पर देखिए, प्री हिस्ट्री पीरियड में क्या था कि एक ऐसा काल जिसमें किसी भी प्रकार का लिखित साक्ष्य ही न मिला हो, जैसे पाषाण काल, उसे ही कहेंगे प्राक या प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्ट्री पीरियड। लेकिन यहां पे क्या कह रहा है? प्रोटो हिस्ट्री पीरियड में क्या कह रहा है कि एक ऐसा काल जिसमें लिखित साक्ष्य तो मिला, लेकिन आज तक क्या उसे कोई पढ़ पाया? क्या नहीं पढ़ पाया। एक ऐसा काल जिसमें लिखित साक्ष्य तो मिला हो, लेकिन आज तक उसे कोई पढ़ ही न सका, उसी काल को हम लोग क्या कहेंगे? आद्य ऐतिहासिक काल या प्रोटो हिस्ट्री पीरियड। और दोस्तों इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, पीसीएस में भी पूछा गया है, पीसीएस में भी पूछा गया है, जो अभी मैं आपको यहाँ पे लिखूंगा। और इसके अंतर्गत सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल दिया जाएगा वह है दोस्तों सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता, जिस सभ्यता को हम लोग हड़प्पा की सभ्यता भी कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता आप सभी को पढ़ाएंगे। दोस्तों इस सिंधु घाटी की सभ्यता में, यानी हड़प्पा सभ्यता भी इसे कहते हैं, यानी सिंधु घाटी सभ्यता जब चल रही थी, इसके बारे में अच्छे से बताएंगे आपको। 2350 से 1750 ईसा पूर्व इसका पीरियड रहा। तो जब सिंधु घाटी की सभ्यता चल रही थी, सिंधु नदी के घाटियों में जब मानव ने अपने जीवन का उत्थान शुरू किया, तो पाषाण काल को क्रॉस करके वो सब मानव आए थे। पाषाण काल में जिसमें उन लोगों ने पत्थरों का औजार बनाया, पहिए का आविष्कार किया, अग्नि की खोज की, ऐसे बहुत सारे वो सब छोटे मोटे कार्य कर चुके थे। तो वहां से जब मानव क्रॉस किए, जब थोड़ा और आगे बढ़े, तो एक ऐसा टाइम आया जिसमें उस समय के मानव ने कुछ लिखने का प्रयास किया। अब वह अलग बात है कि उसी समय के मानव उस लिखावट को पढ़ सकते थे। अब सिंधु घाटी सभ्यता यानी सिंधु नदी के इर्द गिर्द रहने वाले लोगों ने कुछ बातें लिखी और सिंधु घाटी की सभ्यता का अंत हो गया। अंत भी किस तरह से हुआ आप सभी को बताएंगे। अंत हो गया और आधुनिक दौर में जब सिंधु घाटी सभ्यता का खोज हुआ, तो पुरातत्व विभाग के लोगों ने यह पाया कि इस समय में यानी हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता में लोगों ने लिखने का प्रयास किया था। अब वो सब क्या लिखे हैं, आज तक उस लिखी हुई शैली को कोई पढ़ ही नहीं पाया। अब नहीं पढ़ पाए तो उसी समय को आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं, प्रोटो हिस्ट्री पीरियड कहते हैं। अच्छा, इस सिंधु घाटी सभ्यता में लिखावट का प्रमाण ही न मिला हो तब क्या होता? क्या सिंधु घाटी की सभ्यता आद्य इतिहास का हिस्सा होता? नहीं, एकदम सही जवाब, नहीं होता। क्योंकि
प्राक या प्रागैतिहासिक काल का परिभाषा कहता है कि जिस काल में किसी भी प्रकार का लिखावट का प्रमाण नहीं मिलेगा उसी काल को मैं अपने पास रखूंगा। तो पाषाण काल में कोई लिखावट का प्रमाण नहीं मिला, तो प्राक या प्रागैतिहासिक प्री हिस्ट्री पीरियड। लेकिन सिंधु घाटी के सभ्यता में लिखावट का प्रमाण तो मिला, लेकिन दुर्भाग्यवश दोस्तों उस लिखावट को आज तक कोई पढ़ ही नहीं पाया कि ये सब लिखे क्या हैं, कहना क्या चाहते हैं। उन लिखी हुई शैली को आज तक कोई पढ़ ही नहीं पाया। अर्थात आदि ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्ट्री पीरियड वह काल होगा जिसमें लिखावट का प्रमाण तो मिला, जिसमें लिखित साक्ष्य तो मिला, लेकिन आज तक कोई उसे पढ़ ही नहीं पाया। तो सिंधु घाटी की सभ्यता इतिहास के किस विभाजन का हिस्सा होगा? आदि इतिहास का हिस्सा होगा, प्रोटो हिस्ट्री पीरियड का हिस्सा होगा। लेकिन वही चीज यदि पाषाण काल को पूछे दोस्तों, तो पाषाण काल प्राग ऐतिहासिक काल या प्रोटो हिस्ट्री पीरियड का हिस्सा होगा। इतना तो क्लियर हो ही चुका होगा। हुआ है कि नहीं? हो गया ना? ठीक ठीक दोस्तों, अब आगे देखते हैं। एक है दोस्तों ऐतिहासिक काल, तीसरा है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल को तो हिस्टोरिकल पीरियड कहते हैं, आप देख ही रहे हैं। यह बड़ा आसान है। ऐतिहासिक काल वह काल होगा जिस काल में, जिस समय में, जिस दौर में लिखावट का कार्य हुआ है और आधुनिक मानव उस लिखावट के कार्य को, उस लिखी हुई शैली को पढ़ भी लिया हो, ऐसे ही काल को ऐतिहासिक काल कहते हैं। क्या कहेंगे दोस्तों? ऐतिहासिक काल। जैसे दोस्तों हर्यक वंश है, शिशुनाग वंश है, नंद वंश है, मौर्य वंश है, शुंग वंश है, कण्व वंश है, सातवाहन वंश है, गुप्त वंश है। इन सब कालों में जो रचनाएं हुई, उन रचनाओं को हम बाकायदा पढ़ सकते हैं। तो यही सब काल ऐतिहासिक काल का हिस्सा होगा। यदि आप आधुनिक दौर में आएंगे तो आधुनिक दौर तो भाई आधुनिक दौर ही है, आधुनिक है, मॉडर्न है, लोग नए जमाने के लोग हैं, लिखेंगे कुछ पढ़ लेंगे लोग। तो इतना तो आपको समझ में आ जाना चाहिए और आ गया होगा भी। एक बार दोस्तों आप सब फिर ध्यान देंगे, पाषाण काल है, पाषाण काल में कोई लिखावट का प्रमाण नहीं मिला। यही कारण है कि यह प्राक या प्रागैतिहासिक काल प्री हिस्ट्री पीरियड का हिस्सा है। मान लेते हैं कि पाषाण काल में लिखी हुई शैली मिल गई, पाषाण काल में लिखावट का प्रमाण मिल गया, तब तो पाषाण काल यहाँ नहीं रहेगा, ये तो पाषाण काल उठ के चला जाएगा यहाँ पे। कहाँ आएगा? यहाँ ना आएगा, क्योंकि आदि ऐतिहासिक काल कहता है कि उसमें लिखावट का प्रमाण मिला हो, भले उसे पढ़ा न जा सका हो। ठीक है, तो यदि पाषाण काल में लिखी हुई शैली मिल गई तब तो पाषाण काल उठ के यहाँ चला आएगा। खैर अभी उठ के आया नहीं है तो इसको पीछे रखते हैं। अब सिंधु घाटी की सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता आदि इतिहास का हिस्सा है। इसमें लिखावट का साक्ष्य तो मिला, लेकिन आज तक उसे कोई पढ़ ही नहीं पाया। यही कारण है कि यह सिंधु घाटी की सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल का हिस्सा है। मान लेते हैं लोग इसे पढ़ लेंगे, इसके अंतर्गत जो लिखी गई शैली है, इस काल में जो लिखी गई शैली है उसे लोग पढ़ लेंगे, तब तो यह सिंधु घाटी की सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल का हिस्सा नहीं होगा, तब तो यह उठ के यहाँ न चला आएगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो में जितना भी मैंने आप सभी को बताया, जितना भी आप सभी को समझाया, चाहे वो इतिहास की उत्पत्ति रहा हो, चाहे हेरोडोटस के बारे में डिटेल्स रहा हो, या इतिहास का विभाजन रहा हो, इन सभी टॉपिकों को आप बड़े अच्छे से समझ चुके होंगे। तो दोस्तों आप सभी से अलविदा लेने से पहले मैं आप सभी को कहना चाहूंगा कि यदि आप किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे YouTube चैनल इजी गूगल टू शुभम को जरूर दोस्तों लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो दोस्तों हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, और वह टॉपिक होगा पाषाण काल। इसी पाषाण काल को मैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।